Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss the paper chromatography. Chromatography has been a little bit a difficult topic for the students, but if you concentrate a little bit, you can well understand it. Here, today we are going to first discuss that what is chromatography, then we will discuss within the chromatography, the paper chromatography we will discuss in detail. Okay, here first of all come to see that what is chromatography. Chromatography is a technique for separating mixtures into their components in order to analyze, identify, purify and or quantify the mixture और components. यानी कि ये एक फिज़िकल टेक्निक है. इसमें अगर कोई मिक्सचर है हम उसको बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं. इन दिस स्लाइड यू कैन सी देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ येलो, रेड एंड द ब्लू कलर्स. ओके, when we separate it with the help of the chromatography, तो येलो पार्ट कम सेपरेट, द रेड गेट सेपरेट, द ब्लू एज वेल एज द आपके पास जो है वो द वाइट वन. अब हमने इसकी सेपरेशन करके करना क्या है. फर्दर वी हैव टू एनालाइज इट कि है क्या चीज़ें ये, ठीक है, इसमें कितने चीज़ें आई हैं, आइडेंटिफाई उनकी पहचान करनी है कि क्या क्या है ये, प्योरीफाई उनको बिल्कुल प्योरीफाई करके खालिस फॉर्म में लाना है, देन क्वांटिफाई कितनी मिकदार में हैं ये चीज़ें. ठीक है, दिस वी हैव टू डू. ओके, नेक्स्ट है हम क्रोमेटोग्राफी करते क्यों हैं, इसके वजूहात क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस. तो क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज बाय द साइंटिस्ट टू नंबर 1 एनालाइज. एनालाइज का मतलब है एग्जामिन अ मिक्सचर. अब एग्जामिन मिक्सचर में क्या करना है, इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू वन एंड अदर. लाइक आप सपोज यू आर गोइंग टू हैव अ प्लेट ऑफ बिरयानी. आपने देखना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट्स, इसमें क्या है, चावल है, चिकन है, व्हाटएवर, आप उसमें सेपरेट कर लें. Identify, determine the identity of the mixture or components based on the known components. ठीक है, आपने उन्हें देखना है कि जो आपके components हैं मिक्सचर के अंदर वो क्या क्या मौजूद हैं. Purify, separate the components in order to isolate one of interest for the further study. अब आपने सपोज आपने सेपरेट किया उस प्लेट ऑफ बिरयानी के अंदर से, आपने इसको सेपरेट कर लिया है उसमें ऑयल को. अब ऑयल को मज़ीद आप प्योरीफाई करेंगे ताकि उसमें कोई डिज़ोल्व सॉल्ट है या कोई और चीज़ है, मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाए ताकि आप फर्दर उसको स्टडी कर सको. क्वांटिफाई, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर एंड और द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल. बेसिकली क्वांटिफाई में हम कंपोनेंट्स जो मौजूद होते हैं हम उनकी क्वांटिटी को डिटर्मिन करते हैं. ठीक है, तो ये हमने कहा कि क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल किस लिए की जाती है, तो एनालाइज करने के लिए कि क्या कितने इसमें चीज़ें मौजूद हैं किसी मिक्सचर में, कौन कौन सी मौजूद हैं, क्या वो खालिस हैं कि नहीं हैं, ठीक है, उन कितनी क्वांटिटी है, ये चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं. अब हम आ जाते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ. पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन. अच्छा, अब इसका द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली द पार्टीशन रादर देन एड्सॉर्प्शन. अच्छा, एक बात बताती चलूँ, पार्टीशन हमेशा उस वक्त होती है कि जब आपका स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस दोनों ही लिक्विड हो. ठीक है, अगर दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं तो आपके पास पार्टीशन होगी, लेकिन अगर आपका स्टेशनरी फेस सॉलिड हो जाएगा तो वो एड्सॉर्प्शन होगी. तो मीन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली दो तरह की है, एक पार्टीशन और एक एड्सॉर्प्शन. इसकी डिपेंडेंस होती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेशनरी फेज. ठीक है. अच्छा, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें आपके पास द सेलुलोज लेयर्स इन द फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर मीन वाटर विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज. वो आपका स्टेशनरी फेज है. सेलुलोज एक सपोर्ट एक्ट करता है, ठीक है, और उसके जो फाइबर्स हैं उसके ऊपर जो वाटर सपोर्टेड है वो असल में स्टेशनरी फेज है. अब वो पानी आपको बहता तो पेपर पे नज़र नहीं आता, इसलिए वो स्टेशनरी फेज है, यानी कि स्टेशनरी फेज स्टैटिक होता है. ठीक है,
अब इसमें आप और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स द बफर्स आर यूज एज द मोबाइल फेज, हम उसके तौर में उसमें यूज़ करेंगे, यानी कि उस पेपर को हम डिप करेंगे लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइट करेंगे। ओके, आपके पास यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है आपके पास यहाँ पे बताया गया है कि कितने टाइप्स की होती है, एड्जॉर्प्शन होती है या पार्टीशन। यू आर वेल फेमिलियर विद द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन आपके लिए शायद नई चीज़ है, ठीक है, लेकिन एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है। पेपर आपके पास जो है इम्प्रेग्नेटेड विद द सिलिका और द एल्यूमिना एक्ट एज एड्जॉर्बेंट, यानी कि स्टेशनरी फेज, एंड सॉल्वेंट एज मोबाइल फेज। अगर आपने अपने पेपर के ऊपर सिलिका की लेयर लगा दी है, आपके जो पोर्स हैं वो कवर्ड हो गए विद सिलिका या एल्यूमिना, फिर आप उसके ऊपर को मिक्सचर अप्लाई करोगे तो बेटा वो मिक्सचर सिलिका के ऊपर जाएगा या एल्यूमिना के ऊपर जाएगा, और वो दोनों सॉलिड्स हैं। सो ये स्टेशनरी फेजेस हैं। तो स्टेशनरी फेज जब सॉलिड है तो आपके पास क्रोमेटोग्राफी जो है वो कौन सी हो जाएगी, एड्जॉर्प्शन। लेकिन अगर पेपर पे हम कुछ नहीं उसके ऊपर हम लगाते, ठीक है, पेपर एज सच रहता है, तो फिर जो वाटर प्रेजेंट है इन द पोर्स ऑफ द सेलुलोज फाइबर्स, ठीक है, दैट विल एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है, और हम मोबाइल फेज यूज करेंगे, एंड इन दिस वे वी कैन आपके पास जो है वो रन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन जर्नल पेपर क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, तो यू शुड से दैट इट इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी को अगर अभी भी आपको समझने में इसका बेसिक प्रिंसिपल आ रहा है तो इसको यूँ समझो कि सपोज आप एक छोटी फैमिली हो, आप छोटे बच्चे हैं आपके घर में, ठीक है, आप 4-5 बहन भाई हैं, आपकी मदर स्टेशनरी फेज हैं क्योंकि वो घर पे रहती हैं ज़्यादातर, बाबा चूँकि बाहर जाते हैं वो मोबाइल फेज हैं। तो आपकी एसोसिएशन जो है अपनी मदर और फादर के साथ बहन भाइयों की वो मुख्तलिफ है। बिलफर्ज आपके अबू घर से बाहर जा रहे हैं और वो कहते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ कि फिर मेरे साथ आना है तो आ जाए। अब जो सबसे ज़्यादा बाबा के साथ अटैच है वो फ़ौरन भागेगा उनके पीछे पीछे, जो कम अटैच है थोड़ा सा वो थोड़ी देर बाद सोच के अच्छा ये जा रहा है मैं भी चला जाता हूँ, और जो अटैच नहीं है, ममा के साथ ज़्यादा अटैच है, वो ममा के पास रह जाएगा। तो इट मीन आप 3 अगर बहन भाई हैं तो तीनों सेपरेट हो जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ द अफिनिटी और अट्रैक्शन विद द स्टेशनरी और मोबाइल फेज। इन दोनों में चूँकि अट्रैक्शन में डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से आप सेपरेट होते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज होता है। नेक्स्ट आ जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपकी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स में आपके पास, चूँकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम इन द प्रैक्टिकल फॉर्म इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन इट। तो आपके पास स्टेशनरी फेस यानी कि पेपर हम यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर हम सैम्पल अप्लाई करते हैं। नंबर 3 हमें मोबाइल फेस चाहिए। नंबर 4 डेवलपमेंट टेक्निक हमने कौन सी यूज़ करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग वट एवर, ठीक है। और नंबर 5 है डिटेक्टिंग और द विजुअलाइजिंग एजेंट्स आपने क्या यूज़ करने हैं। अगर कलरलेस स्पॉट्स हैं तो फिर हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मिक्सचर के जो स्पॉट्स आए हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हमारा है स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज हम बता चुके हैं, चूँकि मोस्टली पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन होती है तो इसमें पेपर इस्तेमाल होता है। बार बार कह रही हूँ, पेपर में सेलुलोज नहीं बल्कि सेलुलोज फाइबर्स के अंदर मॉइस्चर स्टेशनरी फेज एक्ट करता है। जो फिल्टर पेपर हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल आपके जो पेपर आम पेपर नहीं होता बल्कि आपका फिल्टर पेपर होता है। और वो फिल्टर पेपर्स कौन से हैं, डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो वॉटमैन फिल्टर पेपर 1, वॉटमैन 2, 3, 4, 20, 40, आपके पास 42 वगैरह, ठीक। अब इन फिल्टर पेपर्स के अंदर मोस्टली जो है वो 98 to 99% अल्फा ग्लूकोज होता है और 0.3 to 1% बीटा आपके पास सेलुलोज होता है, ठीक है। आपके पास अल्फा सेलुलोज और द बीटा सेलुलोज जो है ये चीज़ आपके पास होती है, ठीक है। 98 to 99% जो है वो अल्फा सेलुलोज और 0.3 to 1% आपका बीटा सेलुलोज होता है। अब आपने कौन सा फिल्टर पेपर सेलेक्ट करना है, दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सैंपल एंड द सॉल्वेंट यूज, ठीक है। नंबर 1 हमें जो ध्यान में रखना है वो नेचर ऑफ सैंपल एंड सॉल्वेंट। नंबर 2 बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव और द क्वालिटेटिव एनालिसिस,
कि आपने कौन सा एनालिसिस करने जा रहे हो, क्वालिटेटिव करना चाहते हो या क्वांटिटेटिव करना चाहते हो। नंबर 3, बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द पेपर, हमें पेपर की थिकनेस को भी जहन में रखना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमारे पास कौन कौन से पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। हम मॉडिफाइड पेपर्स, जैसे नाम से जाहिर है तब्दील शुदा, इसमें हम क्या करते हैं, एसिड और बेस वॉश्ड फिल्टर पेपर है, ठीक है, यूज़ करते हैं, या ग्लास फाइबर टाइप पेपर यूज़ करते हैं। यानी कि आपने एसिड और बेस के अंदर माइल्ड एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में फिल्टर पेपर डिप करके रख दिया, फिर निकाला, ड्राई किया, तो अब वो आपका मॉडिफाइड पेपर होगा, वो नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं है। इसी तरह से आपका हाइड्रोफिलिक पेपर हो सकता है, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक यू पीपल वेल नो के जो कि आपका अट्रैक्शन रखता है विद वाटर, तो पेपर मॉडिफाइड विद मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइकोल या ग्लिसरोल जो होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक पेपर्स होता है, क्योंकि इन पेपर्स में आपके पास जो है वो OH ग्रुप्स होंगे, दो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, यानी कि ये पानी को खींचेंगे। फिर है हाइड्रोफोबिक पेपर, फोबिया कहते हैं खौफ को, यानी कि वो पेपर जो वाटर रिपेलेंट आप कह लें, ठीक है, जो वाटर रिपेलेंट होगा। इसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारा सेलुलोज होता है, ठीक है, सेलुलोज फाइबर में OH ग्रुप हमारे पास हैं, तो हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ द OH ग्रुप्स कर लेते हैं, ठीक है। जब आपने एसिटाइल ग्रुप ले आए तो दैट लीड्स टू द हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है। अब OH ग्रुप तो नहीं है, वो रिप्लेस हो गया है एसिटाइल ग्रुप से, ठीक है। सो दिस पेपर कैन बी यूज फॉर द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, यानी कि यहाँ पेपर नॉन पोलर हो जाएगा। आगे बात करेंगे रिवर्स फेज क्या होती है, ठीक है। यानी कि पहले पेपर पोलर था, अब हमने उसे नॉन पोलर कर दिया, रिवर्स कर दिया, सो ये रिवर्स फेज में यूज होता है। नेक्स्ट इज द इम्प्रेग्नेशन ऑफ द सिलिका और एल्यूमिना और द आयन एक्सचेंज रेजन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी करनी है तो आप ये काम कर सकते हैं। पेपर प्रिपरेशन ऑफ पेपर आपने करना क्या है, कट द पेपर इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन वर्क टू बी कैरीड आउट, ठीक है। फिर आपने स्टार्टिंग लाइन मार्क कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ द लेड पेंसिल, जो आप पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल होती है, ठीक है। बॉटम से तकरीबन 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, यानी कि बेस लाइन से आप नापेंगे, बेस से 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक आप जो है लाइन लगा सकते हैं। फिर आपने उन जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है आपके पास, ठीक है, आपके पास आपके पास वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर होनी चाहिए, यानी कि मैंने उस लाइन के ऊपर अगर मार्क लगा रही हूँ डिफरेंट मिक्सचर्स के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, तो वो स्पॉट साथ साथ नहीं होने चाहिए, तकरीबन 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर होना चाहिए, ठीक है। कीप इन माइंड दिस शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, नेवर यूज द पेन। नेक्स्ट है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब आपने आपके पास जो है अपने सैंपल जो भी है अब आपने उसका सोल्यूशन बनाना है। आप ज़ाहिर है सैंपल को सॉलिड तो नहीं डाल दोगे उसके ऊपर, तो उसके लिए चॉइस ऑफ द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर मेकिंग द सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर सोल्यूशन कैन बी अप्लाइड डायरेक्ट on the paper but solids are always dissolved in small quantity of a suitable solvent। यानी कि अगर मैंने कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट लिक्विड फॉर्म में, मैं उसे ऐसे अप्लाई कर दूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन मेरे पास अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो मैं उसको पहले किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगी, फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। नंबर 2, आपके पास बायोलॉजिकल टिश्यूज आर ट्रीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट्स एंड देयर एक्सट्रैक्ट्स ऑब्टेन। प्रोटीन्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड आपके पास विद एल्कोहल एंड सॉल्ट कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद द आयन एक्सचेंज रेजन्स। यानी कि आपने अगर कम्प्लेक्स क्रोमेटोग्राफी करनी है बायोलॉजिकल लेवल पे बायोलॉजिकल टिश्यूज की, तो देन फिर आपने सोल्यूशन कैसे बनाना है। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल। तो सैंपल हैव टू बी आपके पास जो है टू बी अप्लाइड इज डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज एंड अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट ऑन द ओरिजिन लाइन, जो आप ओरिजिन लाइन 2 से 5 सेंटीमीटर बॉटम से अबव लगा चुके हैं, यूजिंग द कैपिलरी ट्यूब और द माइक्रोपिपेट। अच्छा, कोई बड़ा सा उस पर हाथ से कभी नहीं लगाना। यू पीपल कैन वेल सी इन द पिक दैट द आपके पास कैपिलरी ट्यूब जो है, कैपिलरी ट्यूब आप लैब में प्रिपेयर कर लें अगर अवेलेबल नहीं है, या माइक्रोपिपेट से आप यूज़ करेंगे। वेरी लो कंसंट्रेशन इज यूज टू अवॉइड द लार्जर जोन।
जोन का मतलब है कि जब आपके स्पॉट्स आएंगे वो बड़े बड़े स्पॉट आ जाएंगे और वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इट विल कंफ्यूज द रिजल्ट। तो बेटर है कि स्मॉलर जोन्स के आपके पास स्पॉट्स आए, ठीक है। द स्पॉट इज ड्राइड ऑन द फिल्टर पेपर एंड इज प्लेस इन द डेवलपिंग चैम्बर। फिर हम उसे डेवलपिंग चैम्बर में रखेंगे, यानी कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर। आपने ऐसा जो फिर सैंपल अप्लाई करके फ़ौरन जो है नहीं डाल देना, मौका देना है कि वो स्टेशनरी फेज के साथ जो है वो अटैच हो सके। अब है चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपने मोबाइल फेज सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द कॉमनली एम्प्लॉयड सॉल्वेंट्स आर द पोलर सॉल्वेंट्स, बट द चॉइस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड, ठीक है। अगर तो आपने पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो पोलर सॉल्वेंट्स यूज करेंगे, अगर नॉन पोलर को सेपरेट करना है तो नॉन पोलर यूज करोगे, ठीक है। If the pure solvent do not give satisfactory separation, a mixture of solvent of the suitable polarity may be applied, ठीक है। आपके पास सुटेबल, हम अगर एक सॉल्वेंट काम नहीं कर रहा, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब पेपर में बेटा ध्यान में रखना, क्योंकि आपके पास सेलुलोज में OH ग्रुप होते हैं, तो अगर पोलर मिक्सचर्स हैं तो पोलर मिक्सचर जो है ना उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। तो अब इट मीन नॉन पोलर जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे, तो हम नॉन पोलर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, अब आपके वो तो अटैच नहीं होंगे, तो अब इट मीन हम मेनली नॉन पोलर सेपरेट करते हैं। हाउ? बाय मेकिंग यूज ऑफ द नॉन पोलर मोबाइल फेज। ये बात बहुत अहम है कि स्टेशनरी और मोबाइल की नेचर अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मोबाइल फेज की नेचर जो मिक्सचर सेपरेट करना है उससे सिमिलर होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज आपके पास जो है यहाँ पे मोबाइल फेज हम कौन कौन से यूज करते हैं। द प्योर सॉल्वेंट्स है, बफर सोल्यूशंस और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स है। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज यूज करते हैं, ठीक है, या हम आइसोप्रोपेनॉल अमोनिया वाटर यूज कर लेते हैं 9:1:2 में, या मेथानॉल वाटर है एन वाटर है 4:1 में, या एन ब्यूटानॉल है आपके पास जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर, हम 3 चीज़ें लेते हैं 4:1:5 में। तो अगर ये तो आपके जो हैं ये हमारे पास है हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेजेस हैं, ठीक है, विच आर हैविंग अट्रैक्शन फॉर वाटर। अगर हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेजेस बनाने हैं तो डाइमिथाइल ईथर एंड आपके साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, कैरोसिन है आपके पास, ठीक है, हम ये वाले यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। द क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर आर मेड अप ऑफ मेनली मटेरियल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक और द स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। आपकी लैब में मोस्टली ग्लास के होंगे। द ग्लास टैंक्स आर प्रेफर्ड मोस्टली। They are available in the various dimensional sizes and depending upon paper length and development type. क्या आपने असेंडिंग करनी है, डिसेंडिंग करनी है, आपके पेपर की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, या आपका पेपर जो है वो 25 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर, उस लिहाज से हम अपना उसका साइज सेलेक्ट कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक का। द चैम्बर एटमॉस्फेयर शुड बी सैचुरेटेड विद द सॉल्वेंट वेपर, यानी कि आपने जो भी मोबाइल फेज इस्तेमाल किया है वो आपने उसे कवर करके रख देना है बिफोर हैंगिंग द पेपर, ठीक है, तकरीबन 10 मिनट। फिर आपने 10 मिनट के बाद उसमें जो है वो पेपर हैंग करना होता है। नेक्स्ट है आपके पास डेवलपमेंट टेक्निक्स। हम पेपर आपके पास फ्लेक्सिबल है व्हेन कंपेयर टू द ग्लास प्लेट यूज इन TLC। हम TLC में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेपर है तो हम इसे डिफरेंट तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सेवरल टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स आर पॉसिबल विच इंक्रीज द ईज ऑफ सेपरेशन। हमारे पास नंबर 1, द पेपर इज डिप्ड इन सॉल्वेंट इन सच अ मैनर दैट द स्पॉट्स विल नॉट डिप कंप्लीटली इनटू द सॉल्वेंट। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर सपोज आपने 4 सेंटीमीटर पे मार्जिन लाइन, ओरिजिन लाइन लगाई है बॉटम से, तो आपका सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज है वो पेपर का 2 सेंटीमीटर तक डिप होना चाहिए, वो 4 सेंटीमीटर तक नहीं जाना चाहिए। या सादा लफ्ज़ों में जो मिक्सचर लगाया है वो मिक्सचर आपका मोबाइल फेज से ऊपर होना चाहिए। अगर वो मोबाइल फेज के अंदर डिप हो गया तो सेपरेशन नहीं होगी, रादर वो डिसॉल्व हो जाएगा। द सॉल्वेंट विल राइज अप एंड इट इज अलाउड टू रन 2/3 ऑफ द पेपर हाइट फॉर बेटर एंड द एफिशिएंट रिजल्ट्स के लिए है।
नेक्स्ट आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम असेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास असेंडिंग जो डेवलपमेंट टेक्निक है, नॉर्मली आप असेंडिंग करते हैं, गो अप। ठीक है, आप इसमें ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। द सॉल्वेंट फ्लोज अगेंस्ट द ग्रेविटी, द स्पॉट्स आर केप्ट एट द बॉटम पोर्शन ऑफ द पेपर and kept in a chamber with mobile phase solvent at the bottom. You can well see here कि बॉटम में आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ओरिजिनल लाइन है, आपका राइजिंग स्पॉट्स जो है ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, आपके पास सेकेंड वन इज द डिसेंडिंग है। जाहिर है डिसेंडिंग का मतलब है कि आपका मोबाइल फेस नीचे की तरफ आएगा। दिस इज कैरीड आउट इन अ स्पेशल चैम्बर वेयर द सॉल्वेंट होल्डर इज एट द टॉप। आप जाहिर है अगर बारिश ऊपर से नीचे आएगी तो बारिश जाहिर है आपके पास जो है वो अल्लाह ताला आसमान से बरसाते हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वो डिसेंडिंग है। लेकिन अगर बारिश का पानी भर गया है कहीं निचली जगह पे, आप उसे निकालना चाहते हैं तो आप उसे उठा के ऊपर की तरफ भेजेंगे, तो इट मीन ये असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग में अगर आपने डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी करनी है तो थोड़ा सा केयरफुल हमें होना पड़ेगा। तो आपका रिजर्वायर जो मोबाइल फेस का है वो आप ज़रा हाइट पे रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशल चैम्बर चाहिए होता है। ठीक, द स्पॉट इज केप्ट एट द टॉप एंड द सॉल्वेंट फ्लोज डाउन द पेपर। चूंकि अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है तो ये बहुत तेजी से प्रोसेस होगा। इन दिस मेथड सॉल्वेंट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फास्टर आपके पास सेपरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट वन आपके पास जो है हेयर असेंडिंग आपके पास एंड डिसेंडिंग दोनों भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ हाइब्रिड ऑफ द अबव टू टेक्निक एंड इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये ज़रा कम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए आपकी ये बेटर सेपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें पेपर की लेंथ बढ़ा दी जाती है। ओनली द लेंथ ऑफ सेपरेशन इंक्रीज और आपका सेपरेशन टाइम भी बढ़ जाता है। फॉर असेंडिंग टेक प्लेस फॉलोड बाय डिसेंडिंग, यानी कि देखें पिक में देख सकते हैं कि पहले आपकी असेंडिंग होगी, फिर वही मोबाइल फेस दूसरी तरफ जाके डिसेंड करेगा। ठीक है, यानी कि आप एक सीढ़ी से छत पर चढ़ जाएं और फिर छत के दूसरी तरफ से आप नीचे उतरें। ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो हेयर द बेटर सेपरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलर और द रेडियल डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि हम एक सर्कुलर फॉर्म में पेपर को काट लेते हैं, उसमें बिल्कुल सेंटर में एक स्पॉट लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम एक विक बना के लगा देते हैं पेपर की या कॉटन की। ठीक है, और उस विक के गिर्द हम एक छोटा सा दायरा लगा देते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। अब फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सैंपल अप्लाई करते हैं। ठीक, आपका जो बीकर है उसमें मोबाइल फेव लेके हमने वो या पेट्री डिश ले लेते हैं, उसमें मोबाइल फेव ले लिया। अब वो विक जो है वो एक स्टैंड का काम कर रही है और मोबाइल फेस सप्लायर का काम भी करेगी। उस विक को हम डिप कर देंगे मोबाइल फेस के अंदर, लेकिन पेपर आपका विक के टॉप पे रहेगा, वो आपका जो है मोबाइल फेस में डिप नहीं होगा। अब विक में जाएगा मोबाइल फेस, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका सेंटर सर्कुलर पोर्शन है वहाँ से, और फिर वो सर्कल्स की फॉर्म में बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यू पीपल कैन वेल सी हेयर द सेपरेशन। आपको ये प्रोसेस नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, विक आपके पास जो है वो ऑल डायरेक्शंस में स्मूथली जो है वो आपके पास जो है वो सप्लाई करेगी सॉल्वेंट। विक बिल्कुल ऐसे समझो बेटा जैसे आपने चिराग जलाते हैं, आप ऑयल ले लेते हैं और उस ऑयल के अंदर आप मोस्टली जो है वो कॉटन का एक पीस लेके उसको ट्विस्ट करके रख लेते हैं। विक सॉर्ट ऑफ वो आपका विक का काम करता है और उसके ज़रिए ऑयल जो है वो आपका ऊपर की तरफ राइज करता है। फिर आप ऊपर वाले कॉर्नर को जलाते हैं तो आग लगती है और वो ग्रेजुअली सक करता रहता है ऑयल जो है ऑयल कंटेनर से। नेक्स्ट है आपके पास 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट, यानी कि अगर ये बहुत कम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए की जाती है। इन दिस मेथड the paper is developed in one direction and after development the paper is developed in the second direction. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो सेकेंड डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम मोबाइल फेस डिफरेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस वन इज़ यूज टू आपके पास जो है वो मोर कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी कि कम्प्लेक्स मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट करता है। इन द सेकेंड डायरेक्शन
either the same solvent or different solvent system can be used for the development, लेकिन मोस्टली हम डिफरेंट यूज़ करते हैं ताकि बेटर रिजल्ट आ सके। 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट आपके सामने देख रहे हैं। पीके में आप देख रहे हो कि आपके पास जो है वो ड्रॉप ऑफ मिक्सचर, देखो ये सॉल्वेंट से बाहर है, ठीक है। फिर आपके पास जो है यहाँ पे जब हमने इसे सेपरेट कर लिया, ये आपके पास जो है सेपरेशन से आपके पास जो है यहाँ पे जो स्पॉट्स आए हैं, 4 स्पॉट्स आ गए, लेकिन जो तीसरा स्पॉट है आपके पास और चौथा है वो ओवरलैपिंग स्पॉट्स हैं, यानी कि वो रिजल्ट क्लियर नहीं है। फिर हमने क्या करना है, इस पेपर को टर्न कर देना है 90 के एंगल पे क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसे डिफरेंट सॉल्वेंट पे रख देना है। पिक्सी में देखो, अब उसमें जब आप रखेंगे तो आपके पास जो आपके पास वो देखिए द थर्ड वन स्पॉट आपका वो सेपरेट हो गया है, और जो फोर्थ वन स्पॉट है जो कि ओवरलैप स्पॉट्स आ रहे थे वो सेपरेट हो गए, यानी कि येलो ब्लू सेपरेट हो गया, पिंक और पर्पल आपका सेपरेट हो गया। तो इट मीन यहाँ पे आपकी बेस्ट सेपरेशन हो गई है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन कहलाती है। फिर है आपके पास ड्राइंग ऑफ द क्रोमेटोग्राम आ गया। हमने आफ्टर द सॉल्वेंट हैज मूव्ड अ सर्टेन डिस्टेंस फॉर सर्टेन टाइम द क्रोमेटोग्राम आपके पास इज टेकन आउट। क्रोमेटोग्राम बेटा कहते हैं वो जो कलर्ड स्पॉट्स आते हैं, या डिवेल्प पेपर या वो पेपर जिसके ऊपर मोबाइल फेस राइज कर चुका होता है, हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसे ड्राई करते हैं। हम ड्राई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दे आर ड्राइड इधर इन द कोल्ड और द हॉट एयर डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा वॉलेटाइल था तो आप कोल्ड में भी कर सकते हैं, अगर वो नॉन वॉलेटाइल था तो आपको फिर ज़्यादा हॉट फॉर्म एयर में से करना पड़ेगा। हम हेयर ड्राई भी उसको जो है कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने करना क्या होता है, डिटेक्शन करनी है या विजुअलाइजिंग करनी है एजेंट्स की जो सेपरेट हुए हैं। इफ़ द सब्सटेंस आर कलर्ड दे आर विजुअली आपके पास डिटेक्टेड ईजिली, आंख से नज़र आ रहा है, जैसे पीछे आपने स्लाइड में देखा साफ हमें कलर्स नज़र आ रहे थे। बट फॉर द कलरलेस सब्सटेंसेस द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पॉट, ठीक है। अब उसमें जो हमने यूज़ करने हैं तो उसमें आपके पास जो है नॉन स्पेसिफिक मेथड्स है, फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे आयोडीन चैम्बर मेथड है, यूवी चैम्बर है फॉर द फ्लोरेसेंस वेरा, हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। हम स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं जैसे स्प्रेइंग वगैरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फेरिक क्लोराइड यूज़ करते हैं, फिनोलिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, निनहाइड्रन यूज़ करते हैं, एसीटोन है, अमाइनो एसिड्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इसी तरह से हम जो है वो डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपने देखा जी आयोडीन आपकी शुगर्स को करेगी, आपके पास 2,4-DNPH एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट करेगा। रुबैनिक एसिड आपका जो है वो हैवी मेटल्स को करेगा, ठीक है। निनहाइड्रन आपका जो है वो अमाइनो एसिड्स को सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, फॉलोइंग डिटेक्टिंग टेक्निक्स कैन बी यूज, जिसमें डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक स्प्रे रिएजेंट्स हैं, जैसे आपके पास जो है वो हम जो भी आपका है डिटेक्टिंग रिएजेंट है उसे हम स्प्रे बॉटल में ले लेते हैं और फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ आपके वो स्पॉट्स होंगे वो आपके पास जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। एक तो आपका जो है ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, यानी कि वो उसकी ज़ाहिर नेचर चेंज हुई है, एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव के उसकी नेचर ना तब्दील हो, वो कम्प्लेक्स ना बने, तो वो आपके पास उसमें हम क्या करते हैं, फॉर रेडियो एक्टिव मटीरियल हम गिगर मोलर काउंटर यूज़ करते हैं। अगर कोई फ्लोरिसेंट मटेरियल है, यानी कि वो आपका यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, हम यूवी चैम्बर में रख देंगे या आयोडीन चैम्बर में रख देंगे, ठीक है। फिर हम उसमें उनकी जो है वो क्वांटिटेटिव जो है वो एस्टिमेशन करते हैं। दिस मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, डायरेक्ट टेक्निक एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स में आता है। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड्स में हम क्या करेंगे। डायरेक्ट है मतलब सामने स्पॉट है, आपने डायरेक्टली करना है, तो कंपैरिजन ऑफ विजिबल स्पॉट्स है। उसमें क्या करते हैं, रफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हम कर लेते हैं कि जी अंदाज़ा बता देते हैं कि इतनी क्वांटिटी मौजूद है स्पॉट में देख के। कंपोनेंट इन अ मिक्सचर कैन बी carried out by comparing the intensity and size of spot with the standard substance. Like मैंने बिलफर्स एक तरफ 0.01 ग्राम फ्रुक्टोज लगा दिया
और दूसरी तरफ अननोन सैंपल वाला फ्रुक्टोज लगा दिया। अब दोनों के जो स्पॉट्स आएंगे जाहिर है वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो दोनों के स्पॉट्स को मैं कंपेयर कर लूँगी और कंपैरिजन से जो नोन वैल्यू है उसकी मदद से मैं अननोन को जो एस्टिमेट कर लूँगी। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है। सेकेंड वन इज द आपके पास फोटो डेंसिटोमेट्री है। दिस मेथड इज यूज विद द क्रोमेटोग्राम आपके पास ऑफ द कलर्ड कंपाउंड। अगर जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं सिर्फ उनके लिए यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द क्वांटिटेटिवली द डेंसिटी ऑफ द स्पॉट। ज़ाहिर है अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, अगर कम होगी तो वो कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी में नेक्स्ट हम यूज करते हैं फ्लोरोमीट्री। द कंपाउंड टू बी डिटर्मिन्ड बाय फ्लोरोमीट्री मस्ट बी फ्लोरिसेंट। ठीक है, यानी कि वो लाइट आपका यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करे आपके पास जो है, तभी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियो ट्रेसर मेथड है, यानी कि आपका जो सब्सटेंस है वो रेडियो एक्टिव है, वो रेडिएशंस इमिट करेगा, तो जाहिर है हम उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिगर-मुलर है। फिर आपके पास पोलैरोग्राफिक या कंडक्टोमेट्रिक मेथड है, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द स्पॉट, ये भी हम यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स में हम क्या करते हैं, द स्पॉट्स आर कट इनटू द पोर्शंस, ठीक है, एंड इल्यूटेड विद द सॉल्वेंट्स। दिस सोल्यूशन कैन बी एनालाइज्ड बाय एन टेक्निक, यानी कि आपने जो स्पॉट है उसे नाइफ से कट कर लिया, फिर उसे किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लिया। अब पेपर को फेंक दो, अब जो आपका सॉल्वेंट सोल्यूशन बना हुआ है उसको आपने इस्तेमाल करना है। अब उसमें आप कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, यूवी, आईआर, कुछ भी जो है आप मेथड उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द रिजल्ट्स आर आपके रिप्रेजेंटेड बाय आरएफ वैल्यू विच रिप्रेजेंट द मूवमेंट और मार्जिन ऑफ सोल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट बेटा वो चीज़ होती है जहाँ तक मोबाइल फेस जाता है। ठीक है, आपका पेपर जहाँ तक वेट होता है ना, वो जगह बेस लाइन से, ओरिजिन लाइन से जहाँ सैंपल अप्लाई किया वो वहाँ तक की जो होगा वो आपका जो है वो कहलाता है सॉल्वेंट फ्रंट। आपने स्पॉट को सर्कल कर लेना है, उसका सेंट्रल पॉइंट हम निकाल लेते हैं और बेस लाइन से उस सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय सोल्यूट होता है। आरएफ वैल्यू की वैल्यू गिवन है यहाँ पे फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। कौन से फैक्टर्स आरएफ वैल्यू को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर है, प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट है, द क्वालिटी ऑफ द पेपर है, चैम्बर सैचुरेशन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस। अगर रिएक्शन हो जाता है तो आरएफ वैल्यू नेचुरली डिफरेंट होगी, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो आरएफ वैल्यू डिफरेंट होगी। ये पीएच सोल्यूशन भी हो सकती है। RF value in many cases it has been observed that the solvent front is run off the end of paper, यानी कि पेपर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो RX आपके पास वैल्यू जो है वो फिर हम RX वैल्यू यूज करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आपके पास स्टैंडर्ड, जो भी आपने स्टैंडर्ड वहां पर लगाया था। तो आपकी RX वैल्यू इज ऑलवेज क्लोजर टू 1, ये आपकी 1 के क्लोज होती है। सोर्सेज और ऑफ एरर्स क्या हो सकते हैं, गलतियां कहाँ हो सकती हैं? ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ सैंपल में हो सकते हैं। अप्लाई मिनिमम वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिफ्यूजन थ्रू द पेपर विच लीड्स टू पुअर सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉट्स शुड बी अप्रॉक्सिमेटली ऑफ द सेम डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डेवलपमेंट, इम्प्रूव एडजस्टमेंट ऑफ द पेपर इन द टैंक। उसे एडजस्ट करके लगाएं, ये नहीं है फिर टेढ़ा मेढ़ा लगा दें। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द एरर। फिर है डिटेक्शन है, द स्प्रिंग मेथड इफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। स्प्रिंग आपने कैसे की है वो भी आपका इफेक्ट करता है। एप्लीकेशंस, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, एंटीबायोटिक, प्रोटीन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज के लिए है, एनालिसिस ऑफ मेटाबॉलिक्स ऑफ द ड्रग्स है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल है, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, इस्टेब्लिश द वेपर फेज आपके पास जो है वो सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट मिक्सचर इज फर्स्ट आपके पास इंश्योर हम इससे करते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।